बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीवीएस में आज इसकी हम फार्माकोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर दूसरे घर में हाई ब्लड प्रेशर का मरीज जरूर होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या है और उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो हेडिंग दे दें, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, HTN, ठीक है। देखिए, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। तो एक्चुअली अगर एक बंदा है, उसकी बीपी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसका बीपी मतलब आज 160/90 है, कल 170/95 है, और उसका बीपी कंसिस्टेंटली बढ़ती जाएगी, तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज बाय टू वेज, ठीक है। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कि कुछ चीजें हम बताएंगे हैबिचुअल, कि वो अगर पेशेंट मॉडिफाई करे उससे भी बीपी काफी हद तक क्या हो सकती है? कम हो सकती है। और इसके साथ साथ हम कुछ मेडिसिन देंगे, तो मेडिसिन के जरिए भी हम बीपी को क्या करेंगे? कम करेंगे। So we can manage the patient of hypertension, but how many ways? Two: lifestyle modification and of medication. Lifestyle modification के अंदर फर्स्ट इज डिक्रीज साल्ट इनटेक। ये सबको पता होना चाहिए, मतलब डिक्रीज सोडियम मीन साल्ट इनटेक इन द फूड। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उसको बताया जाता है कि आप नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जो सोडियम है ये अपने साथ वाटर को रिटेन करता है और इससे बीपी क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि सोडियम डाइट इज हाइपरटेंसिव एजेंट। तो जिस बंदे के पहले से बीपी ज्यादा है उसको सोडियम लेना कम करना चाहिए। तो अगर एक बंदा है उसकी माइल्ड हाइपरटेंशन है, माइल्ड, तो उसको अगर एक टाइम डाइट में साल्ट ले ले तो दूसरे टाइम पे डाइट में साल्ट नहीं लेना चाहिए। और जो बंदा 180 प्लस हाइपरटेंशन पे है तो उसको एब्सोल्युटली इस चीज का इंटेक कम करना चाहिए, सोडियम इंटेक, ठीक है। नंबर टू, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, और ये भी एग्जाम में आता है कि हाउ मच? एटलीस्ट 30 to 40 मिनट इन अ डे, मतलब 30 से 40 मिनट पेशेंट को ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक, ठीक है, ये वर्ड याद रखें कि वी शुड टेल द पेशेंट टू डू ब्रिस्क वॉक फॉर 30 to 40 मिनट। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि बंदा इतना तेज जाए कि इसकी माथे पे पसीना आ जाए, इसको क्या कहते हैं? ब्रिस्क वॉक। इसकी मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाए, चाहे वो 10 किलोमीटर जाए, 12 जाए, कोई फायदा नहीं। पेशेंट को इतना तेज जाना चाहिए जिस पे पसीना आ जाए, ठीक है, पेशेंट पे पसीना आ जाए, ऐसे वॉक को हम क्या कहते हैं? ब्रिस्क वॉक। एंड दैट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस 30 to 40 मिनट। देखिए, अगर रोजाना नहीं तो एटलीस्ट 5 days इन अ वीक, 5 days इन अ वीक बंदे को डेली बेसिस पे 30 से 40 मिनट रेगुलर वॉक करना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, अवॉइड ऑयली फूड, मतलब ऑयली फूड भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑयली फूड से लिपिड लेवल बढ़ सकती है, हाइपरलिपिडीमिया, और लिपिड जो है वो आर्टरी को ब्लॉक कर सकती है, और आर्टरी ब्लॉक की वजह से भी बीपी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो ऑयली फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर टू, अवॉइड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन, या बहुत सारे लोग होते हैं उसकी जो ब्लड प्रेशर हाई का एक वजह होता है वो स्ट्रेस होता है, वो गुस्सा हो जाते हैं जल्दी और उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई। एक्चुअली जो एंगर है और स्ट्रेस है इसमें फर्क है। एंगर जो है ये प्री प्लान नहीं होता, इसका मतलब ये है अचानक इंसान को पता भी नहीं होता, किसी बात को डायरेक्ट गुस्सा हो जाता है। तो ये एक प्री प्लान फेनामिना नहीं है, मतलब ये सडन फेनामिना है, और ये इनवॉलंटरी है, ये इंसान के हाथ में उस टाइम नहीं होती। वो बाद में एक्सेप्ट भी करता है कि मैंने गलती की है, लेकिन ये सडन आंसर एक एब्रप्ट एक्सीडेंटल फेनामिना है, दैट इज कॉल्ड एंग्री। उससे भी सडन आंसर बीपी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब यह है कि एक बात है उस पर इंसान बार बार सोचता है, यार वो काम मैंने करना है, वो मैंने ऐसे करना है। अभी वो बेटा फर्स्ट ईयर में सोचता है वो न्यूरोलॉजिस्ट का, कि मैंने कल न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। अब खुदा के बंदे उसमें तो 10 साल है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर में बैठ के कार्डियोलॉजी की ख्वाब ना देखे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जाए,
कि मैंने अभी ABC करना है, फिर बाद में इंशाल्लाह XYZ पे पहुंचना है। क्लियर है? अगर 10 साल बाद की बात को अगर हम आज दिल में रखें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, ये स्ट्रेस नहीं निकलेगी। कहने का मतलब ये है, और जो स्ट्रेस है इसमें आप अपनी बॉडी को जोर देते हैं, इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज करके बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट को एक्टिवेट करके हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा। इंसान स्ट्रेस में होता है, वो खौफ का शिकार होता है, एंजाइटी में जाता है, तो उसकी जो पल्पिटेशन है या हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसमें भी बीपी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं, जिस तरह ये पेरेंट्स खुद रहे हैं, फादर तो इतना नहीं, मदर इज वेरी केयरिंग फॉर हर चाइल्ड, ठीक है, वो बार बार अपनी बच्चों की फ्यूचर का सोचती है, बार बार ये सोचती है कि यार बच्चे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, छोटी छोटी चीजें भी सोचती है, तो वो भी बेचारी जो है ना हर टाइम एक स्ट्रेस में रहती है, उसकी बीपी भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ये होती है घरों में कि नहीं? तो एक्चुअली ये चीजें होती है, कोशिश करना है कि बंदे को बताने कि स्ट्रेस को अवॉइड करें। अब आप लोग कहोगे कि आजकल के ज़माने में हर एक बंदा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करें? इसका बेस्ट हल ये है कि हम बंदे के साथ बैठ कर बातें करें, उसका माइंड डाइवर्ट करें, ठीक है, उसको हम थोड़ा बहुत जो है ना उम्मीद दिलाए, उसको हम होप दिलाए, यार नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इससे इंसान की जो साइकी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। न्यूज़पेपर पढ़े, टीवी देखे, लेकिन मोबाइल में गेम ना खेले। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि गेम खेलना भी एक बीमारी है, ठीक है ना, एडिक्शन है, तो ये भी एक नशा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अदर एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना, इससे किस चीज़ की रिडक्शन में इजाफा होगा, स्ट्रेस की। तो अगर पेशेंट को हम ये सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अभी तक हमने कोई ड्रग दिया ही नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से भी काफ़ी हद तक बीपी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। हाँ, खबरें देकर, अब बात सुने, वही तो कह रहा हूँ, टीवी पे तो वैसे खबरें सुने तो ड्रामे भी होते हैं ना, क्लियर है कि नहीं? तो अब ड्रामे देखे, ठीक है, इसमें वो पता नहीं कि नहीं, ड्रामों में क्या होता है, इसमें यार अगर सास देखे, अगर सास बहू को मारे, ठीक है ना, या बहू सास को मारे, एटलीस्ट कुछ भी नहीं होगा, ट्रेनिंग तो होगी ना, क्लियर है कि नहीं? कल को जो बात आएगी एटलीस्ट यू विल बी प्रिपेयर, ठीक है ना? तो एक्चुअली ये भी एक लर्निंग है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो देखे लर्निंग होगी, बाद में पता होगा कि यार ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना? उस टाइम पर स्ट्रेस नहीं लोगे तो बीपी नहीं बढ़ेगी, क्लियर है कि नहीं? वो अंदर कॉफी पीते रहोगे कि चलते खेलते रहो, ठीक है ना? दैट्स इट। हाँ, ओके, बस बात नहीं। एक्चुअली ये जो फॉर एग्जांपल हम इनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका साथ देंगे, कंपनी देंगे, तो दैट्स इट, ठीक है, इससे स्ट्रेस कम। अब मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी मेडिसिन है? हाँ जी, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, आप लोग अपना कमेंट दे दें कि हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ, क्या नेबल छोड़ो, ये मेडिकेशन बताओ कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन क्या है? कैप्टोप्रिल, हाँ हाँ, मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, ये जो ब्रांड नेम है जिसको आप लोगों ने रट लिए है, वो छोड़े, बीइंग अ डॉक्टर मेडिकेशन के फार्मूले बताए। हाँ, ओके, अकॉर्डिंग टू हम, व्हाट इज फ्रूसिमाइड, दैट इज डाययूरेटिक। फ्रूसिमाइड एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लेजिक कहते हैं, उसकी लगाने से भी जो एक्सेस फ्लूइड है वो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, और उससे भी बीपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, एम्लोडिपिन, दैट इज बीटा ब्लॉकर। ये क्या है? बीटा ब्लॉकर है, सॉरी, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और वो हार्ट एक्टिविटी क्या करती है, कम करती है। नेक्स्ट, हाँ, एटिनिलोल, एटिनिलोल ये जेफनोल के नाम से आता है, और एटिनिलोल के नाम से भी आता है, टैबलेट है, 100 mg में आता है, डेली एक लेना पड़ता है, ठीक है, सुबह, और ये 24 घंटे का काम करती है, ये भी बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, ये भी हार्ट रेट को कम करती है। हाँ, लेबिटोलोल, ये लेबिटोलोल, एटिनिलोल, मेट्रोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल, ये सारे बीटा ब्लॉकर हैं, ये भी यूज होते हैं। ACE इनहिबिटर, जिसका बेस्ट एग्जांपल कैप्टोप्रिल है, तो ये भी बीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। देखे, जब मेडिकेशन की बात आए, आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि ABCD, ठीक है, ये याद रखना है, ABCD, ठीक है ना, बस इतना ही है, ठीक है। ABCD इज वेरी इजी टू रिमेंबर। नंबर 1, A स्टैंड फॉर ACE इनहिबिटर, क्या देंगे? ACE इनहिबिटर। ACE स्टैंड फॉर, यार इसको समझने की कोशिश करें, प्लीज सीरियस,
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, मतलब ऐसे ड्रग्स है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके बीपी को क्या करते हैं, कम करते हैं। वो हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिस्ट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है ARBs, एक को हम क्या कहते हैं, ARBs, सुन ले, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका फुल फॉर्म लिखे, एंजियोटेंसिन, हाँ जी, R स्टैंड फॉर रिसेप्टर, B फॉर ब्लॉकर, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। लेकिन बीपी के लिए हम एक और ड्रग भी दे सकते हैं कम रखने के लिए, बट नॉट यूजुअल, वो हार्ट पेशेंट में देते हैं, A फॉर एस्पिरिन एज वेल, क्या भी दे सकते हैं, एस्पिरिन। लेकिन एस्पिरिन हम ब्लड प्रेशर पेशेंट में तब ऐड करते हैं अगर किसी की ब्लड विस्कस है या उसमें थ्रोम्बस है, तो हम प्लेटलेट को एग्रीगेट करने से बचाने के लिए, ताकि ब्लड थिन रहे, हम क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं। लेकिन एवरी हाइपरटेंशन पेशेंट में नहीं दे सकते। तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ, ये केस पर डिपेंड करता है। लेकिन ACE इनहिबिटर और ARBs ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ओके, बातें बंद करें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। जब देखिए B स्टैंड फॉर बीटा ब्लॉकर, B स्टैंड फॉर बीटा ब्लॉकर, हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे, पहले लिस्ट पता होना चाहिए। C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट D फॉर डायूरेटिक, D फॉर डायूरेटिक, ये ड्रग्स भी देते हैं। इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे लूप डायूरेटिक, थायराइड डायूरेटिक, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन डायूरेटिक इज वन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। और इसके बाद V लिखें, दैट इज वेज़ोडाइलेटर, हम क्या दे सकते हैं, वेज़ोडाइलेटर। वेज़ोडाइलेटर के अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स है कि आर्टरी को डायलेट करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो वेन को डायलेट करते हैं। तो सम आर वीनोडाइलेटर, सम आर आर्टीरियोलोडाइलेटर, दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, वेज़ोडाइलेटर कहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं। तो एक्चुअली ये जो ड्रग्स है ABCDB, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो A फॉर ACE इनहिबिटर एंड ARB, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड D फॉर डायूरेटिक। अब इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs करने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहले आप लोगों को एक इसका कंसेप्ट आना चाहिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये नाम सुना है क्या नहीं। अब वो हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम ये ड्रग डिस्कस करेंगे सारे। तो देखिए, एक मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, उस मैकेनिज्म से आप लोगों को फिर अंदाजा होगा कि क्या है। देखें, किडनी के अंदर, यहाँ पे देखिए, हाइपरटेंशन पेशेंट में किडनी के अंदर क्या होता है कि जिस बंदे की बीपी ज्यादा होती है तो किडनी एक सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसको हम कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं, रेनिन। तो इन हाइपरटेंशन पेशेंट किडनी रिलीज रेनिन, ये क्या रिलीज करेगी, रेनिन रिलीज करेगी। प्लीज आप लोग इसको 1 by 1 पॉइंट से समझ लें तो ड्रग्स आसान हो जाएंगे। तो रेनिन इज कम फ्रॉम द किडनी, और यही रेनिन फिर ब्लड के जरिए जाकर लीवर में पहुंचता है। किधर जाता है, लीवर के अंदर। तो रेनिन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड रीचेस टू द लीवर। और लीवर के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन पड़ा होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, एंजियोटेंसिन 1। अब यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, दिस इज A1 मीन एंजियोटेंसिन 1। अब ये किससे बना है, एंजियोटेंसिनोजेन से बना है। जिस चीज के आखिर में जिन आता है, इट मीन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या होता है, इनएक्टिव। इसको एक्टिवेट करेंगे तो क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। अब आप लोग कहोगे ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, लीवर में, और इस रिएक्शन को कराने के लिए किडनी से क्या चीज आ चुकी है, रेनिन आ चुकी है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रेनिन हेल्प टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये फिर ब्लड के जरिए लीवर से निकलता है और ये लंग्स में जाता है। किधर जाता है, लंग्स में, पल्मोनरी वेसल में जाता है, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसके जरिए एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन
टू, जिसको हम A2 भी कहते हैं, इट इज नोन एज A2। अब एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अक्सर से इनिशियली हाइपरटेंसिव पेशेंट में किडनी से क्या रिलीज हुआ था? रेनिन। यही रेनिन ब्लड के जरिए लीवर में जाता है और एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? 1 में। अब ये जो 1 है ये ब्लड के जरिए लंग्स में जाता है और ACE के जरिए किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 2 में। जहां तक क्लियर है? अब साइड पे लिखे, प्लीज रिमेंबर फंक्शन ऑफ ACE। फंक्शन ऑफ ACE, ACE स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका काम क्या है? एनीवन क्या बात बताए ना? वेरी गुड। नंबर 1, इट कैन 1 and 2 एंजियोटेंसिन 2। एक काम तो इसका ये है और नेक्स्ट काम इसका ये है कि ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। इस चीज की ब्रेडिकाइनिन। अब आप लोग कहोगे व्हाट इज ब्रेडिकाइनिन? ब्रेडिकाइनिन इज अ केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। इसके कुछ काम है। ब्रेडिकाइनिन बॉडी बनाता है, स्पेशली लीवर बनाता है, और ब्रेडिकाइनिन का काम यह है कि ये वेजोडाइलेशन करता है। क्या करता है? वेजोडाइलेशन। तो ब्रेडिकाइनिन के सामने ब्रैकेट में लिखे अ केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी व्हिच हेल्प इन वेजोडाइलेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकाइनिन। अब जो ब्रेडिकाइनिन है इसकी ब्रेक डाउन भी कौन करता है? ACE एंजाइम करता है। तो प्लीज रिमेंबर, आफ्टर ग्रेजुएशन भी देखे गए हैं हाउस जॉब के अंदर, मेनी स्टूडेंट डोंट नो द फंक्शन ऑफ ACE। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको ACE नहीं पता वो BP पेशेंट टच नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो जब आप किसी को ब्लड प्रेशर के मरीज को मेडिसिन देंगे तो वार्ड में पहला क्वेश्चन ये होगा कि ACE एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता, कुछ लोग एक ही बताते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करता है? 2 में। बट अ गुड स्टूडेंट शुड नो ये एक मीडिएटर की ब्रेक डाउन भी करता है जिसका नाम क्या है? ब्रेडिकाइनिन है। क्लियर है? आप इधर देखिए, होता क्या है कि ये जो ACE है इसने एंजियोटेंसिन 2 बनाए हैं। अब ये एंजियोटेंसिन 2 करता क्या है? इस एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द ब्लड वेसल। ये कहाँ पे जाता है? ब्लड वेसल। एंड दिस कैन कॉज स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्शन। ये क्या करा सकता है? स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है इट इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। ये वेसल को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाता है तो कुछ एंजियोटेंसिन 2 तो वेसल पे काम करते हैं और ये क्या कराता है? वेसो कंस्ट्रक्शन। अब इधर देखे, जब वेसो कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसमें वेन की कंस्ट्रक्शन होगी क्या? नहीं। तो दैट इज कॉल्ड वीनो कंस्ट्रक्शन। और वेसो के अंदर किसकी भी होगी? आर्टरी, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोलो कंस्ट्रक्शन। तो वेसो कंस्ट्रक्शन इंक्लूड वीनो कंस्ट्रक्शन एंड आर्टेरियो कंस्ट्रक्शन। वेन की भी कंस्ट्रक्शन होगी और आर्टरी की भी। अब प्लीज सुन ले, वेन का काम बॉडी से ब्लड लेके हार्ट को देना है और आर्टरी का काम हार्ट से ब्लड लेके बॉडी को देना है। बात समझ गए क्या नहीं? दोज वेसल which take blood from the body and goes towards the heart is vein। और जो हार्ट से ब्लड लेके बॉडी को दे दे वो क्या है? वो आर्टरीज है। अब अगर मैं वेन को कंस्ट्रक्ट करूं, देखें ये वेन पड़ा है इधर पे, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से वेन आ रहा है और ये ब्लड दे रहा है हार्ट की तरफ। अगर मैं इस वेन को क्या करूं? डायलेट, तो ब्लड ऊपर जाएगी कि नीचे? नीचे जाएगी। ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे जाएगी। अब नीचे से ब्लड को ऊपर लाने के लिए वेन को क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्ट। तो मैं कहता हूं कि जो वीनो कंस्ट्रक्शन है इससे इंक्रीज होगी वीनस ब्लड या वीनस रिटर्न। मतलब ब्लड जो रिटर्न हो रहा है वेन के जरिए हार्ट को, वो ज्यादा होगी कि कम? हाँ जी, ज्यादा। वेरी गुड। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगी, हाँ जी, तो हार्ट फिलिंग क्या होगी? हाँ जी बताए ना, हार्ट फिलिंग ज्यादा। और जब हार्ट के अंदर फिलिंग ज्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय 1 मिनट क्या होगी? ज्यादा। तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। क्या होगा? कार्डियक आउटपुट ज्यादा। बात समझ गए क्या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेन को जितना हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ज्यादा तो ब्लड फ्लो टुवर्ड द हार्ट क्या होगी? ज्यादा। जितना ब्लड में मतलब ब्लड हार्ट के अंदर ज्यादा आएगा तो फ्रैंक स्टार्लिंग क्या कहता है कि जितना फिलिंग ज्यादा होगा उतना कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। ये सारे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, हम आर्टरी को कंस्ट्रक्ट करें। अब आर्टरी में अगर हम देखें, दिस इज द आर्टरी, इसको मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। इधर देखें, दिस इज आर्टेरियोलो कंस्ट्रक्शन। तो ब्लड के लिए आगे जाना मुश्किल होगा। क्या होगा?
मुश्किल, क्योंकि इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये क्या बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस, मतलब ये एरिया नैरो हो गया तो ब्लड के लिए आगे जाना मुश्किल है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ब्लड ज्यादा प्रेशर लगाएगा क्या आगे जाएगा, कम, ज्यादा, तो टीपीआर बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उससे बीपी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब इधर देखे, ब्लड प्रेशर हमने जब याद रखे कार्डियोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बस समझ गए कि नहीं, कि ब्लड निकलेगा भी ज्यादा और आगे प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा तब बीपी क्या होगी, ज्यादा। वेन को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो क्या चीज बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर ज्यादा होगा तो बीपी भी ज्यादा। बात समझ गए कि नहीं। अगर हम आर्टरी को कंस्ट्रक्ट करें तो क्या ज्यादा होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो बीपी भी ज्यादा। चाहे हम इसकी तरफ आए चाहे हम इधर से आए, एट द एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी मिलेगी। बात समझ गए कि नहीं, बीपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक्चुअली एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, और वेजो कंस्ट्रक्शन का एंड रिजल्ट ये है इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो मेन इसके लिए आप लोगों ने सर्कल ड्रा करना है वो ये है कि चाहे हम दोनों साइड से आ जाए तो साइड में दोनों से बीपी क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है, ओके। अब एंजियोटेंसिन 2 कुछ तो वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। फिर नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 2 का एक चांस ये है कि ये ब्लड में जाए और एड्रिनल ग्लैंड में चला जाए। कहाँ पे जाए, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज अ ग्लैंड व्हिच प्रेजेंट अबव द किडनी। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। उस ग्लैंड के अंदर दो पार्ट है, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को एड्रिनल कार्टेक्स कहा जाता है, इनर पार्ट को एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। न्यू स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके अंदर एक लेयर होता है, उस लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये नाम सुना है, जोना ग्लोमेरुलोसा, हाँ जी। दिस इज अ लेयर प्रेजेंट इन विच ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसके अंदर एंजियोटेंसिन, इसमें कौन सी चीज आई है, हाँ जी, एंजियोटेंसिन 2। इस जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर एंजियोटेंसिन 2 के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और जब ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड के अंदर किस लेयर में जाए, ग्लोमेरुलोसा, और किस पे अटैच हो जाए, एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, तो यहाँ से ये एक हार्मोन की रिलीज करता है व्हिच इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। इसको क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। तो हम कहते हैं कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रिनल ग्लैंड से क्या चीज निकालेगी, एल्डोस्टेरोन तब निकालेगी जब ये किस पे अटैच करे, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे अटैच करे। बात समझ गए क्या नहीं। अब एल्डोस्टेरोन ये किस ग्लैंड से निकला है, एड्रिनल, लेकिन इसमें आगे काम करने के लिए जाना है किडनी में। कहाँ पे जाना है, किडनी में जाना है। कहाँ पे जाना है, किडनी में। भाई ऊपर लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसमें बंदा कमरे से बाहर निकला नीचे आ गया, तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड के नीचे क्या है, किडनी। तो ये तो एड्रिनल ग्लैंड से निकला है लेकिन काम के लिए किडनी में जाएगा। अब किडनी के अंदर ये क्या करेगा, तो देखे प्लीज रिमेंबर, दो काम ये करेगा, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एक पॉइंट याद रखें, जहां पे बॉडी के अंदर सोडियम को हम रिटेन करते हैं तो उसके पीछे इट विल फॉलो बाय वाटर, वाटर इसका पीछा करती है। सोडियम अपनी तरफ हमेशा किस चीज को अटैक करती है, वाटर। तो एल्डोस्टेरोन असल में किस चीज की रिटेंशन करती है, सोडियम, लेकिन सोडियम विल ड्रैग वाटर अलोंग विद इट। तो सोडियम के साथ क्या चीज जाएगी, वाटर। तो ये जितना काम करेगा किडनी पे तो वाटर और सोडियम की रिटेंशन क्या होगी, ज्यादा। तो बॉडी में सोडियम का मिकदार ज्यादा तो बीपी ज्यादा, तो फिर भी बीपी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है क्या नहीं। अब देखें यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखें, एक्सक्रीशन ऑफ, वेरी गुड, पोटासियम एंड हाइड्रोजन। अब दो बातें याद रखें, हाँ, द स्टूडेंट हु नोज दिस कंसेप्ट उसकी मेडिसिन क्लियर हो गई। क्लियर है। फिर मैं बताने लगा आखिर में, लास्ट चांस है, एवरीबॉडी फोकस हियर। देखिए पॉइंट ये था कि हाइपरटेंशन पेशेंट में किडनी जो होती है, लिख दिया सारा, हाँ। अब इधर फोकस करें, जिस बंदे की बीपी हाई होती है उस बंदे की किडनी से कंटिन्यूसली क्या चीज रिलीज होती है, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये लीवर में जाके एंजियोटेंसिनोजिन को किस में कन्वर्ट करता है,
एंजियोटेंसिन प्रोटीन है जो लीवर बनाती है इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिवेट करना किसका काम है? रेनिन का काम। तो एक मेन स्टेप आप लोगों ने ये याद रखना है कि रेनिन का काम क्या है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में, लेकिन किसके जरिए? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जरिए। लेकिन ये इसको न कि सिर्फ 1 से 2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये साथ साथ ब्रेक डाउन अब क्या करेगा? ब्रेडिकाइनिन भी करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब एंजियोटेंसिन 2 ये वेसल पे जाकर काम करके वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, और वेजो कंस्ट्रक्शन से चाहे वेन की कंस्ट्रक्शन हो या आर्टरी, दोनों से बीपी रेज। तो हम कहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 इज हाइपरटेंसिव एजेंट। ये क्या है? हाइपरटेंसिव। एंजियोटेंसिन 2 जितना ज्यादा होगा तो बीपी ज्यादा होगी। फिर एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है और वहां से क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन। तो ये इसके लिए एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए इसके रिसेप्टर पे अटैच होना लाजमी है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। और जब एल्डोस्टेरोन निकले तो किडनी से रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम एंड आयोडीन। अगर एल्डोस्टेरोन है तो वो वाटर सोडियम को बॉडी में लाएगा और बॉडी से हाइड्रोजन पोटाशियम को बाहर निकालेगा। क्लियर है? अब देखें क्या है, एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रक्शन करे तो बीपी क्या होगी? ज्यादा। या चाहे किसको ये रिलीज करे तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर से बीपी ज्यादा होगी। तो दोनों साइड पे ये हाइपरटेंसिव एजेंट है, दोनों साइड पे ये हाइपरटेंसिव एजेंट है। बात समझ गए क्या नहीं? अब आते हैं, एक पेशेंट है उसकी ऑलरेडी बीपी क्या है? हाई है। तो उसमें ये सर्किट चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हाँ, एक बंदा है उसकी बीपी ऑलरेडी हाई है, तो इसमें ये सारा प्रोसेस चलना चाहिए, इसको ब्लॉक करना चाहिए। ब्लॉक करना चाहिए क्योंकि सर्किट का काम बीपी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो जिस बंदे की बीपी ज्यादा हो तो उस बंदे के अंदर ये सर्किट नहीं चलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये सर्किट बीपी को मजीद क्या करेगी? इंक्रीज। इस सर्किट का पहले नाम क्या है? इसमें रेनिन का काम है कि नहीं? हाँ जी। और एंजियोटेंसिन का काम है कि नहीं? और आखिर में किसका काम है? तो इस सिस्टम का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि सिस्टम के अंदर ये दो चीजें काम करती है, मतलब तीन चीजें, एक रेनिन है, एक एंजियोटेंसिन है। यहाँ पे एंजियोटेंसिन से मुराद एंजियोटेंसिन 2 है। ठीक है। और आखिर में क्या है? एल्डोस्टेरोन है। अब इसको देखे, प्लीज सुन ले। हाँ, अब यहाँ पे फोकस करेंगे और इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये है, अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे दें जो किस चीज की रिलीज को इनहिबिट करे। देखिए, ऐसा ड्रग इनहिबिट व्हाट? आंसर इज रेनिन। अगर ये ना आए तो ये सर्किट चलेगा? नहीं चलेगा। तो बीपी हाई से क्या हो जाएगा? लो। ऐसा ड्रग जो रेनिन की रिलीज को इनहिबिट करे और बीपी को कम करे, इसका नाम है एलिस्टेरिन। इस ड्रग का नाम क्या है? एलिस्टेरिन। एलिस्टेरिन इज अ ड्रग इन फार्माकोलॉजी व्हिच इनहिबिट रेनिन रिलीज, और ये किडनी पे काम करता है। लेकिन एलिस्टेरिन आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत बहुत कम है इसका यूज। वजह यह है कि एलिस्टेरिन बीपी तो कम कर सकती है, लेकिन इसके अनवांटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे, इसलिए फिर इसका यूज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? कम हो गया। देखिए, हमने रिस्क बेनिफिट को देखना है, यार ये मेडिसिन रिस्क कितना दे रहे, बेनिफिट कितना दे रहे। अगरचे थ्योरी में आप लोगों ने एग्जाम में याद रखना है कि ऐसा ड्रग जो बीपी कम करे बाय इनहिबिटिंग व्हिच रिलीज? रेनिन। उस ड्रग का नाम क्या है? एलिस्टेरिन है। तो नीचे लिखे नट वाइट यूज, ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए बुक में मेंशन नहीं है। मतलब अगर बस शेड उठाए या कोई बुक उठाए तो उसमें एलिस्टेरिन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये लिखा है कहीं कहीं पे कि रेनिन रिलीज क्या करता है? इनहिबिट करता है। कभी कभार ये एग्जाम में कहाँ पे हेल्प देता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज डिक्रीज बीपी एक्सेप्ट हो, तो उसमें एलिस्टेरिन भी देता है। तो बीपी को तो क्या कर सकता है? कम कर सकता है, लेकिन वाइडली यूज नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे लिखे नॉट वाइडली यूज, नॉट वाइडली यूज। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनवांटेड साइड इफेक्ट। ठीक है। अब एलिस्टेरिन चला गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर रेनिन आ गया और इसने एंजियोटेंसिन को किसमें कन्वर्ट किया?
1 में। अब ये 1 कुछ नहीं कर सकता जब तक ये किधर ना जाए 2 में। अब हमारा टारगेट ये है कि हम इसको काम करने में जाए, ऐसा है कि नहीं। अगर हम ऐसा ड्रग दे, देखिए जिस पे हम इधर पे कोई ब्लॉक लगाए, उस ड्रग का नाम होगा ACE। वेरी गुड, ACE इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। दे सकते हैं क्या नहीं। अगर हम ड्रग दे जिसपे एंजाइम काम ना करे, कैन 1 कन्वर्ट इनटू 2, जब 2 नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज भी नहीं होगी, तो बीपी हाई से कम हो जाएगी। क्लियर है। तो ए में मैंने मेंशन किया था ACE इनहिबिटर। अब कौन कौन से ड्रग है जो इस ACE को क्या कर सकती है, इनहिबिट। एक का नाम है केप्टोप्रेल, इस फैमिली में एक का नाम क्या है, केप्टोप्रेल। ACE इनहिबिटर एक फैमिली है जिसके अंदर फिर लोग रहते हैं। उसमें से पहले ड्रग का नाम क्या है, केप्टोप्रेल, another is enalapril, लेसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। ठीक है, ये 4 मेन यूज होती है। इसका मतलब यह है कि आलप्रिल जो मेंबर्स है दे आर ACE इनहिबिटर। जिस ड्रग के आखिर में रिगार्डिंग हाइपरटेंसिव एजेंट प्रेल आता है, प्रेल का नाम में जो भी ड्रग आ जाए, इसका मतलब इन ड्रग्स में जाकर किस एंजाइम को ब्लॉक करना है, ACE को ब्लॉक करना है। ठीक है। अब इसमें जो ज्यादा यूज होता है ना पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट लाइन वो केप्टोप्रेल है। वो क्या है, केप्टोप्रेल। इसका मतलब यह है कि हमारी जो ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो हेड है, और हेड के ऊपर भी अगर कोई चीज है वो केप आ सकती है, तो केप इज केप्टोप्रेल। क्लियर है क्या नहीं। इट इज अ केप, मतलब ये सबसे ऊपर पे आता है। तो मतलब लीस्ट साइड इफेक्ट विद गुड ACE एजेंट, दैट इज केप्टोप्रेल। ये केपोटेन टैबलेट के नाम से आती है। किसके नाम से, केपोटेन। ये जबान के नीचे भी रख सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब केप्टोप्रेल अंडर द टंग रखते हैं और इसकी क्विक एब्जॉर्प्शन होती है और हाई बीपी को ये कम करती है। आप अगर किसी की बीपी मेजर करें वो 170 के नीचे है, और देखिए नॉर्मल सिस्टोलिक 120 है, कितना है 120, और डायस्टोलिक कितना है 80। अगर डायस्टोलिक 80 से 90 पे जाए और सिस्टोलिक 120 से 140 पे जाए, फिर भी इसको हाइपरटेंशन नहीं कहते, इसको कहते हैं हाई नॉर्मल। कि हाई है लेकिन स्टिल द पेशेंट इज नॉर्मल। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन तब आती है जब सिस्टोल 140 क्रॉस करे और डायस्टोल 90 क्रॉस करे। अगर किसी का डायस्टोल 90 से ज्यादा और 100 से क्या है, कम है, और सिस्टोल 140 से ज्यादा 160 से कम है, तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन है। और माइल्ड हाइपरटेंशन में 25 mg की एक गोली जबान के नीचे रखते हैं, दैट इज केपोटेन, व्हिच इज नोन एज केप्टोप्रेल। आप उस बंदे की फिर 10 मिनट के बाद बीपी चेक करें तो 160 वाली 140 के दरमियान आ चुकी होगी और 90 वाली 80 के दरमियान आ चुकी होगी। ठीक है। तो द बेस्ट एंड क्विक एक्शन ड्रग फॉर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर इन इमरजेंसी फॉर माइल्ड हाइपरटेंशन, दैट इज कॉल्ड केप्टोप्रेल। ठीक है, केपोटेन। अब एक बंदे उसका 170 180 है, उसको एक गोली जबान के नीचे रखवा दे और एक उसको दे दे कि एक तरह खाने के बाद कुछ घंटे के बाद फिर एक रख ले और कल अर्ली मॉर्निंग फिर बीपी चेकअप कर ले। क्लियर है। ये केप्टोप्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें देखिए इसकी यूज क्या है, यूज ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव है, ये हम हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट में दे सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है इसकी साइड इफेक्ट देखे। तो व्हाट आर दी साइड इफेक्ट। कभी कभार ज्यादा यूज की वजह से इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है। नंबर 1, केप्टोप्रेल की ज्यादा यूज से पेशेंट डेवलप कफ। क्या हो सकती है, कफ। अब कफ की 2 अकसाम है, ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। इस पेशेंट में ड्राई कफ होता है। क्या होता है, ड्राई कफ, कुछ कान की कराता है। मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकल में गुजरा है, तो ये चीज सुन ले। हमारे उधर केपी के अंदर मर्दान में एक डॉक्टर है, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट, और वो टीबी या चेस्ट स्पेशलिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है। ठीक है। उसके साथ मैं बैठा था तो वो कह रहा था कि यार एक पेशेंट था उसको कफ, देखे कफ के जो मसले है वो पल्मोनोलॉजी के पास जाते हैं। ठीक है। वो कहते हैं मेरे पास एक बंदा आया और उसने इतनी सारी गोलियां भी लेके आई, यार मुझे पिछले 4-5 महीने से कफ है, परसिस्टेंटली ड्राई कफ है, लेकिन मैंने हाइड्रोलिन, पल्मोनोल, एजिथ्रोमाइसिन सब कुछ ट्राई किए, मैं ठीक नहीं होता। और पिम्स तक भी आया था, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गया था, लेकिन वो ठीक। उसने एक सिंपल मिसाल मुझे दी है। मैंने कह रहा था कि उससे एक बात पूछी कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हो। ठीक। वो कहता है कि हाँ। कहते हैं कि आप बीपी कम करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल करें वो कल साथ लेके आए, और जब वो कल साथ लेके आया था तो उसमें केप्टोप्रेल था। क्लियर है। और केप्टोप्रेल कुछ लोगों में
अप्रैल पे रख लिया तो उसकी ड्राई कफ क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए कुछ चीजें होती है, सिम्टम होते हैं, जरूर पूछा करें कि आजकल किसी बीमारी के लिए कोई दवाई तो नहीं ले रहे। पेशेंट को नहीं पता होता कि मैं क्या ले रहा हूँ, लेकिन वो दवाई जरूर दिखा सकता है, क्योंकि जो सिम्टम पेशेंट ने लाया है वो हो सकता है कि उस मेडिकेशन की साइड इफेक्ट। क्लियर है क्या नहीं? तो आप लोगों ने ये चीज याद सुने कि उसका 4-5 महीने कितना खर्च हो गया, कहाँ कहाँ पे वो ना गया, लेकिन फिर भी वो ठीक ना हुआ। लेकिन एक सिंपल एक्सपीरियंस टेक्निक पॉइंट से उसका सारा मसला हल हो गया। क्लियर है क्या नहीं? तो कैप्टोप्रिल जो लोग यूज करते हैं ज्यादा लॉन्ग रन में, तो हो सकता है कि उसमें परसिस्टेंट क्या हो जाए, कफ हो जाए। कफ क्यों होता है वो भी बताने लगा, इसका वजह क्या है। मतलब दो जो 25 mg है वो हम देते हैं, लेकिन क्रोनिक हाइपरटेंशन जो लोग महीनों तक यूज करते जा रहे हैं, एक होते वो कहते पहले कभी बीपी हाई हुई नहीं है, जस्ट अभी आजकल मेरे साथ ये मसला है, तो उसको तो 1-2 गोली दे के खत्म हो जाते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर का मसला पहले से आ रहा होता है तो उसको कैप्टोप्रिल ज्यादा देर तक लेना चाहिए। उन लोगों में फिर क्या होता है, ये कफ होता है। तो वो डिपेंड करता है कि इसकी बीपी कितनी बढ़ चुकी है, मतलब डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज एंजियोएडिमा। क्या करा सकता है, एंजियोएडिमा। एंजियो का मतलब ब्लड वेसल, एडिमा मीन स्वेलिंग। कैप्टोप्रिल यूज की वजह से कुछ लोगों की ये जो फेशियल एरिया है उसकी स्वेलिंग होती है, क्योंकि फेस के अंदर जो वेसल है कैप्टोप्रिल उसको डायलेट करती है। कैप्टोप्रिल कैन कॉज वेसोडाइलेशन ऑफ द फेशियल वेसल which can cause swelling and that is known as angioedema। कैप्टोप्रिल वाले बस दो बातें करते हैं, सर के जब से ये गोली खा रहा हूँ बीपी तो ठीक है, लेकिन मुझे कान की बहुत ज्यादा होती है, सुबह सवेरे अपने आप को देखा तो फेशियल स्वेलिंग हुई है। तो एंजियोएडिमा इज परसिस्टेंट ड्राई कफ इन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, थिंक अबाउट एसीई इनहिबिटर, और उसमें ज्यादातर जो करा सकता है वो क्या है, वो कैप्टोप्रिल है। अब वजह क्या है, आपने एक बंदे को, अब ये सुन ले, हाँ डॉक्टर को ये पता होता है, ये हमारी फील्ड है, आप लोग को ये आना चाहिए। एसी इनहिबिटर आपने किसी को दे दिया, इसका 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो बीपी रेज नहीं होगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब एसीई काम नहीं करेगा, न कि सिर्फ 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन भी नहीं होगी। ये बात समझ गए क्या नहीं? अब वो बात यहाँ पे आ गई, एसीई के कितने काम थे, 2, 1 को 2 में कन्वर्ट करना और ब्रेडिकाइनिन के ब्रेक डाउन करना, यह सबसे इंपोर्टेंट। अब 1 to 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो बीपी रेज नहीं होगी, लेकिन दूसरी साइड पे किसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, ब्रेडिकाइनिन। तो जो लोग ये ड्रग लेंगे तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन वो करता था, अब ये ड्रग काम नहीं कर रहा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसका लेवल ज्यादा। और जब ब्रेडिकाइनिन ज्यादा हो जाए, इनिशियल टारगेट एरिया उसका होता है लंग्स, क्या होता है, लंग्स, और लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसके साथ जो नर्व होती है, नर्व उसको इरिटेट करता है, क्या करता है, इरिटेट। तो ब्रेडिकाइनिन जितना नर्व इरिटेशन करेगी उतना इंसान को कफ लगेगी, क्या लगेगी, कफ। तो कैप्टोप्रिल का जो साइड इफेक्ट है ड्राई कफ, इट इज बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। क्लियर है क्या नहीं? एक पॉइंट वे है। दूसरी बात, ब्रेडिकाइनिन लंग से कुछ निकल के वेसल में आते, कहाँ में, वेसल में, स्पेशली स्मॉल वेसल में, प्रोमिनेंट एरिया में, फेस में। और ब्रेडिकाइनिन इज अ वेसो डायलेटर, और जब वो वेसल को डायलेट करेगी तो एंडोथेलियल सेल के दरमियान स्पेस क्या होगी, ज्यादा, तो वहां से फ्लूइड लीकिंग के चांसेस, और जब फ्लूइड एक्सेस बाहर निकले तो एडिमा होगा क्या नहीं। और ये एडिमा वेसो किस वजह से, डायलेशन, वेसल की वजह से, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एंजियोएडिमा कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं? तो कफ और एंजियोएडिमा की जो वजह है एसी इनहिबिटर के अंदर, ये एक्सेस लेवल ऑफ क्या है, ब्रेडिकाइनिन। ये बात समझ गए क्या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक नहीं बताती, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने कि व्हाई एसी इनहिबिटर पेशेंट डेवलप कफ एंड एंजियोएडिमा, द रीजन बिहाइंड दैट इज एक्सेस लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। नेक्स्ट पॉइंट लेके, कुछ लोगों में जो एसी इनहिबिटर है ये किडनी डैमेज करती है, क्या करती है, ARF कराती है, एक्यूट रीनल फेलियर। नॉर्मली जो प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, वो ब्लड के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, और किडनी पे चार्ज भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जब प्रोटीन किडनी के अंदर यूरिन में जाना चाहती है तो किडनी उसको क्या करती है, रिपेल, उसको यूरिन में अलाउ नहीं करती। कुछ लोगों में कैप्टोप्रिल क्या करता है, किडनी के ऊपर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देती है, तो फिर आसानी से यूरिन में क्या जाना शुरू करेगा, प्रोटीन। तो दीस पेशेंट डेवलप प्रोटीन यूरिया, इन लोगों में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। एक्सेस
नॉर्मली प्रोटीन शुड नॉट लीक इन द यूरिन, लेकिन अगर किडनी डैमेज हो जाए और प्रोटीन ब्लड से किधर पे जाना शुरू करे, यूरिन में, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। और प्लीज रिमेंबर इन द लाइफ कि प्रोटीन यूरिया के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का एक काम मैंने आप लोगों को बताया था, अनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना। कौन सा, अनकोटिक। और अनकोटिक प्रेशर जितना स्ट्रांग होगा एडिमा के चांसेस कम होंगे। अब जब प्रोटीन लीक करना शुरू करेंगे, व्हाट विल हैपन टू एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, डिक्रीज, क्योंकि जब वो किधर जा रही है, यूरिन में जा रही है, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल भी कम होगा। अनकोटिक प्रेशर स्ट्रांग और वीक, तो फ्लूइड लीकिंग के चांसेस ज्यादा, अगेन द पेशेंट विल डेवलप एडिमा। तो यहाँ पे एडिमा के दो रीजन है कैप्टोप्रिल में, एक वेसोडायलेशन बाय ब्रेडिकाइनिन और डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर बाय प्रोटीन यूरिया कंडीशन। क्लियर है क्या नहीं? देखिए फार्माकोलॉजी एक एक पॉइंट अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि इस तरह क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेस्ट चेंजेस। टेस्ट चेंजेस, कैप्टोप्रिल कुछ लोगों में क्या कराते हैं, जब वो टेबलेट लेते हैं टंग के नीचे तो उसको मेटालिक टेस्ट महसूस हो, उसको कुछ टेस्ट चेंजेस महसूस हो, मतलब कड़वी टाइप टेस्ट चेंज होते। कुछ लोगों में इट कैन कॉज टेस्ट चेंजेस या टेस्ट बर्ड चेंजेस इन द टंग, लेकिन इट शुड बी टेम्पररी। ये क्या होगी, टेम्पररी। टैबलेट लेने के बाद अगर हम 1 ग्लास 2 ग्लास वाटर ले रहे तो टेस्ट इज रिकवर। तो इसका मतलब ये कि कुछ लोगों में टेस्ट, मतलब जिस तरह फ्लेजिल है, जब पेनाडोल है, ये जब हम जबान पर रखते हैं जब ये टेस्ट होती है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि सम टैबलेट कैन कॉज टेस्ट चेंजेस। उसमें से एक क्या है, एसीई इनहिबिटर है। दैट इज डेंजरस एंड और नॉन डेंजरस। नॉन डेंजरस ये जस्ट फॉर अ व्हाइल होता है, आफ्टर टेकिंग द टैबलेट इट विल बी ऑलराइट। ठीक है, वो क्या होता है, तो कैप्टोप्रिल। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि एक तो ये कराती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या कराती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का दूसरा नाम है पोजिशनल हाइपोटेंशन। कौन बता सकता है? इसका तीसरा नाम है पोस्टरल हाइपोटेंशन। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मैं इसके नाम लिखता रहूंगा। ठीक है, इसके 10-12 नाम है। हाँ, पोजीशन किसने बताइए? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड, इज राइट। इंसान बैठा होता है या लेटा होता है, इंसान को डिजीनेस या बीपी लो के सिम्टम फील नहीं होते। एकदम जब वो बंदा खड़ा हो जाता है तो ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड किधर जाता है, नीचे। तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या हो जाता है, कम, और इंसान को एकदम अचानक बीपी लो के सिम्टम आ जाते हैं, जिस तरह डिजीनेस, वर्टिगो, हेडेक। दोज ब्लड प्रेशर व्हिच इज डिक्रीजेस व्हिच चेंजेस द पोजीशन व्हेन वी चेंज द पोजीशन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। वेरी गुड। अब इसका वजह क्या है? जो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसका एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो उन लोगों में हर टाइम पे वीनो क्या होगी, डायलेशन। और ब्लड को ऊपर लाने के लिए वीनो क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन। तो जब ये बंदा बैठा है तो ठीक है, लेकिन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी ये खड़ा होता है तो वेन तो डायलेट होते हैं, तो उसमें ब्लड नीचे और चली जाती है, तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट मजीद क्या हो जाता है, कम, तो बीपी भी गिर जाती है। ठीक है ना, फिर बैठते फिर ठीक होते हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर ड्रॉप तब होगा जब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा हो जाती है। इस केस को हम पोजिशनल हाइपोटेंशन या पोस्टल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कंट्रा इंडिकेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेगनेंसी कंट्रा इंडिकेट। इसका मतलब ये है कि कैप्टोप्रिल या इनालाप्रिल, जिसको हम कौन सी फैमिली का नाम दे चुके हैं, एसीई इनहिबिटर, ये बीपी कम कर सकती है लेकिन ये प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। These drugs are highly contraindicated in pregnancy because these drugs can cross placenta and damage the fetus kidney। ये किसको डैमेज करती है, फीटल किडनी। जो बच्चा बनने वाला है उसकी गुर्दे को ये खराब करती है। तो जो माँ हाइपरटेंशन के लिए एसी इनहिबिटर का इस्तेमाल करे प्रेगनेंसी में, तो उसके आने वाले बच्चे में बाई बर्थ रीनल प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है? इसलिए these drugs are called teratogenic drugs। ये क्या है, टेराटोजेनिक। ये प्रेगनेंसी में यूज नहीं होती, इसलिए तो प्रेगनेंसी में बीपी कंट्रोल करने के लिए अलग ड्रग है, जिसमें अल्फा मिथाइल डोपा, हमने बताया था ना, अल्फा मिथाइल डोपा, लेविडोलोल, कार्बिडोलोल, अदर ड्रग देते हैं, हाइड्रोलाजीन देते हैं, लेकिन एसी इनहिबिटर नहीं दे सकते। हाँ,
नाइट्रोक्लोराइड देते हैं, लेकिन वो तब देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर। जब बीपी शूट कर जाए 200 से भी ज्यादा तो हम नाइट्रोक्लोराइड देते हैं, स्ट्रॉन्गर वेसोडायलेटर होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल को रिलैक्स करके वेसो क्या कराता है, डायलेशन कराता है। क्वेश्चन क्या यही है? ओके, तो प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट हम इसके साथ अलग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। 7 नंबर लेके देखें, इसमें रेस, हाँ जी, रेस पोटाशियम लेवल, जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करें एस इनहिबिटर की, उसकी सीरम में पोटाशियम लेवल क्या रहता है, ज्यादा, दैट इज कॉल्ड हाइपरकेलेमिया। इसको क्या कहते हैं, हाइपरकेलेमिया। इंक्रीज पोटाशियम इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरकेलेमिया। अगर किसी ने नाम लिखना है तो रेस पोटाशियम को ब्लड में हम कहते हैं हाइपरकेलेमिया, ठीक है। अब इधर देख, इसका वजह क्या है। जब हम एसीई यूज करेंगे, एक चीज एक्सप्लेन करना होगा, एसी यूज करेंगे तो 2 बनेगा नहीं, क्योंकि 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब 2 नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा नहीं, तो एल्डोस्टेरोन ना होने की वजह से पोटाशियम एक्सक्रीट होंगे नहीं, व्हाट विल हैपन टू पोटाशियम इन द ब्लड, हाई, इसलिए हाइपरकेलेमिया, ठीक है ना। तो दिस पेशेंट डेवलप हाइपरकेलेमिया। अब इधर देखें, ऐसा लोग जो एसीई इनहिबिटर का इस्तेमाल बहुत लॉन्ग रन से करते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 1 साल 2 साल तक ये ड्रग यूज करता रहा, कुछ नहीं होता था, बीपी वेल कंट्रोल है, लेकिन अब उसको पल्पिटेशन महसूस होने लगी। इसलिए दो ड्रग विच कैन कॉज हाइपरकेलेमिया, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमिया। वो क्या करा सकती है, एरिथमिया। तो एसीई इनहिबिटर के लोग अगर पल्पिटेशन महसूस करने लगे, व्हाट यू विल एडवाइस इन द पेशेंट, सीरम पोटेशियम लेवल। क्या चेक करते हैं, सीरम पोटेशियम। अब सीरम पोटेशियम लेवल अगर 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा आ जाए, इसको हाइपरकेलेमिया कहते हैं, क्योंकि द अपर वैल्यू लिमिट ऑफ पोटेशियम इज 5.5। अगर ये 6 आ जाए ना तो ये पल्पिटेशन कराता है, अगर ये 6.5 को क्रॉस करे तो एरिथमिया करा सकता है। ये पॉइंट याद रखें, ठीक है ना, ये क्लिनिकल है, इसलिए हम उस पेशेंट को फिर कोई ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम पोटेशियम को क्या करें, कम करें, और उस पर एसीई को बंद करवा देंगे ताकि मजीद पोटेशियम को ना बढ़ाए। क्लियर है। इसके बाद 7 नंबर 8 नंबर साइड इफेक्ट लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैप्टोप्रिल, ठीक है ना। जिस तरह ये फर्स्ट लाइन है उसमें इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो रेज करवाता है इस चीज की लेवल को, डबल पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज कराता है हाइड्रोजन को, क्या कराता है, हाइड्रोजन। अब जैसे अगर पोटेशियम नहीं निकलेगा तो कौन सी चीज भी नहीं निकलेगी, तो हाइड्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, और हाइड्रोजन इज एसिड और बेस, तो नीचे लेके इट कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या करा सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये भी एग्जाम में आता है, व्हाट इज द ब्लड पीएच विद कैप्टोप्रिल, आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। द रीजन बिहाइंड दैट इज इंक्रीज लेवल ऑफ एच, और एच जहां पे भी बढ़ेगा, देखें एल्डोस्टेरोन का काम एच को बाहर निकालना है, लेकिन अगर कैप्टोप्रिल बंदा यूज करे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो एल्डोस्टेरोन अगर नहीं है तो एच बाहर निकलेगा नहीं, तो एच तो बॉडी में रहेगा, और जहां पे एच रहेगा तो वहां से एनवायरनमेंट एसिडोटिक होगा। तो पीएच शुड बी लेस देन 7.4, पीएच किससे कम होगा, 7.35 से कम आएगा। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आखिर में, लो बीपी। अगर कैप्टोप्रिल हम बहुत ज्यादा यूज करें, इसका काम तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या करना है, लो करना है। अगर हम बहुत ज्यादा यूज करें तो ये नॉर्मल बीपी को भी लो करेगा, इट कैन कॉज हाइपोटेंशन। ये क्या करा सकता है, कैप्टोप्रिल लेने के बाद अगर पेशेंट को वर्टिगो आ जाए, क्या चीज आ जाए, वर्टिगो और डिजीनेस, और वो बंदा बिल्कुल उस पर आप हाथ रखे, उसकी पूरी बॉडी जो कूल है, कूल एंड काम, तो आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, ऐसा ना हो कि इसने डोज ज्यादा लिया है, और वो नॉर्मल बीपी को भी क्या कर चुका है, कम कर चुका है। तो ये सारी की सारी जो साइड इफेक्ट है, ये हमने किस ड्रग की बोली है, हाँ जी, कैप्टोप्रिल। कैप है ये फर्स्ट लाइन भी है, लेकिन इससे रिलेटेड ये सारी पॉइंट याद रखना है। कैप्टोप्रिल, फिर सुन ले, कैप्टोप्रिल ड्रग कैन कॉज कफ, एंजियो, एडिमा, प्रोटीन, यूरिया, टेस्ट चेंजेस, ऑर्थोस्टैटिक, हाइपोटेंशन, प्रेगनेंसी कंट्राइंडिकेटेड, रेस पोटेशियम, इंक्रीज हाइड्रोजन एंड लो ब्लड प्रेशर। क्लियर है कि नहीं। तो अगर इसका नाम आप लोग को यहाँ याद है तो उसके सारे साइड इफेक्ट भी इसके अंदर है। क्लियर है कि नहीं। तो बस जब भी एग्जाम में आ जाए कैप्टोप्रिल वर्ड याद रखे और ये सारे अंदर लिख ले। क्लियर है कि नहीं। तो इस नाम के अंदर
सारी चीजें मौजूद हैं। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग कहोगे कि यार जो टीचर लोग या सर लोग हैं यार ये कैसे इसलिए चीजें याद करते हैं, कुछ चीजें इंसान ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है ना। अब एक टीचर ने आपको देखे कैप्टोपल, आपको दूसरे लोग भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, ये भी बताएंगा, लेकिन इंसान को लॉन्ग टर्म में वो चीज याद रहती है जो आप कोई तरीके से बताएं कि उसको कैसे याद रखना है। तो वर्ड कैप्टोपल है तो उसका नाम भी इसके अंदर अगर आप ची से स्टार्ट करें कस एनजीओडी में सारे इसके अंदर आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो प्लीज रिमेंबर, लेकिन इसकी जो प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट है वो कफ है और एनजीओ एडिमा है। क्लियर है? और एक बात याद रखें, if a female came to you with hypertensive case, ask a detailed history that she is pregnant or not. If she is pregnant, do not think about ACE inhibitor because it can cross placenta and it will damage the fetus. तो फिर हम दूसरे ड्रग का सोचे तो द ड्रग यूज फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को हम अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब एक बंदा है, लास्ट इधर देखे, एक रात से पहले आता हूँ फिर आगे कर, क्योंकि इस पे 2 घंटे अब लगते हैं और भी हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक पेशेंट आए आपके पास, वो कैप्टोप्रिल लेता रहा, लेकिन कहता है कि डॉक्टर साहब बीपीज हो गए बट आई हैव परसिस्टेंट व्हाट कफ एंड स्वेलिंग ऑफ द फेस। अब आपने वो ड्रग फिर कंटिन्यू करना है कि स्विच ऑफ करना है? स्विच ऑफ करना है। इस ड्रग को वो बार बार फिर नहीं लेगा, तो जब ये ड्रग वो लेना छोड़ेगा तो ये स्विच ऑन हो जाएगा कि नहीं? जब ये स्विच ऑन होगा तो 1 किस में कन्वर्ट होगा? हाँ जी, 2 में। अब याद रखें जब ये 2 में कन्वर्ट होगा तो 10% चांस ये होता है कि ये क्या करे, और 90% चांस ये होता है कि ये किस में जाए? एड्रिनल ग्लैंड में। तो जब इसको हम काम करने देंगे तो हमने यहाँ पे सोचना है कि उस साइड पे सोचना है, इस साइड पे सोचना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 तो बन गया, अब ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड में और अपने किस पे अटैक करेगा?